गंगा नदी का हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मों में और हमारे लोक जीवन में क्या महत्व है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा करते हैं और जो वो देखना चाहते हैं गंगा की उस यात्रा में, गंगा पथ पर, वही देखते हैं। कोई उसके अगल बगल बसे हुए शहरों को देखता है, कोई वहां पर रहने वाले समाज को देखता है, कोई मंदिरों को देखता है, कोई गंगा के तट पर आरती करता है। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 4 बार यात्रा करता है और इस गंगा पथ को अपने नजरिए से देखता है, और उस नजर को हम कहते हैं विहंगम दृष्टि। ये किताब है विहंगम। गंगा तट के किनारे किनारे 4 बार यात्रा करने वाले अभय मिश्र ने ये किताब लिखी है। गंगा पर उनकी ये पहली किताब नहीं है। नदियों से प्रेम करते हैं और नदियों पर जो इनका आख्यान है उसमें खास तौर पर गंगा मुख्य भूमिका में रहती है। पहली किताब थी दर दर गंगे, जो बहुत साल पहले आई थी, मेरे ख्याल से 10 साल तो हो गए किताब। तो अभय मिश्र का स्वागत करते हैं आज हम स्टूडियो में किताबों की दुनिया में। अभय मिश्र के बारे में मैं एक बार फिर से दर्शकों और संभावित पाठकों को एक किताब दिखा दूं। किताब का नाम है विहंगम। पेंगुइन स्वदेश से आई है। 399 रुपए है। जिस दौर में आप पिज्जा पर, बर्गर पर 1000, 2000, 500 या सिनेमा थिएटर में जाने पर 2000 रुपए, 5000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, वहां पर 399 रुपए की किताब, जो कि अंकित मूल्य है, और जब आप खरीदेंगे तो शायद कुछ छूट भी मिल जाएगी। बिल्कुल। नदियों से जुड़े गंभीर मसले पर समझने के लिए और अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सौंपने के लिए ये बहुत सस्ता है। इसके लिए धन्यवाद अभय मिश्र जी आपका। अच्छा, मैं अब इस किताब पर बात करना शुरू करता हूँ। 4 बार आपने यात्रा की। सबसे पहला तो सवाल है कि आपने पूरे रास्ते को देखा कैसे? मेरे कहने का मतलब है विजन क्या था, देखने का एक पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? अक्सर ऐसा होता है, हम लोग समय के साथ मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से पहली यात्रा और चौथी, पांचवी यात्राओं तक आते आते आप पर्याप्त बड़े हो चुके होते हैं, तो देखने का नजरिया बदल जाता है। और पहली बार गंगा यात्रा की तो दिमाग में कहीं से कहीं तक किताब लिखना है या फिल्म बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक नदी को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। और नदी किनारे चलते चलते ये समझ में आया कि थोड़ा सा धैर्य देकर बैठिए तो नदी अपनी कथा खुद ही सुनाने लगती है। और उसके आसपास नदी का अपना एक भरा पूरा परिवार है, नदी का अपना भरा पूरा समाज होता है। उनके साथ बैठिए तो वो इतिहास, भूगोल से लेकर सामाजिक परंपराएं और उनमें छुपी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब निकल के सामने आती हैं। धीरे धीरे एक धारणा ऐसी बन गई कि पिछले 100-200 साल में नदी का समाज पर कितना असर पड़ा है और समाज का नदी पर कितना असर पड़ा है, ये जानने की ललक पैदा हो गई। और बस वो खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि गंगा के पास जितनी बार जाइए वो पिछला जाना हुआ गलत साबित कर देती है। हर बार वो बताती है कि अभी बहुत आगे चलना है, बहुत समझना है, बहुत देखना है, परतें खुलती जाती है। तो बस हम उसी कोशिश में जुटे हुए हैं और उसी कोशिश का एक पड़ाव है विहंगम। विहंगम एक पड़ाव है। इससे पहले जैसा मैंने जिक्र किया कि दर दर गंगे, जो वो भी पेंगुइन स्वदेश से ही छपी थी। इसके अलावा 2 और किताबें, माटी मानुष चून, वो कथा की शैली में लिखी गई थी, उपन्यास था। हाँ। और वो उपन्यास वाणी प्रकाशन से आया था। इसके अलावा चुल्लू भर कहानी जो है वो एक और प्रकाशित किताब है, वो भी फिक्शन है। हाँ, फिक्शन है। हिंदी युग में उसको छापा है जी। वो 5 छोटी कहानियों का कॉलाज है। मैंने और पंकज ने मिलकर चुल्लू भर कहानियां लिखी हैं। तो चूंकि कोविड का समय था और मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा टाइम था कि वो रोमांटिसाइज हो जाए। आसमान साफ दिख रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं और बहुत दूर से आपको हिमालय नज़र आने लगा है। बट इन सारी विजुअल सच्चाई के पीछे कुछ और भी था जो बदल रहा था नदियों के किनारे और उनके जीवन में। तो उसको समाने की कोशिश की है चुल्लू भर कहानी में। अभय मिश्र का एक परिचय ये भी है कि ये IGNCA के नदी संस्कृति परियोजना की अगुवाई भी कर रहा है, उसका नेतृत्व भी कर रहा है। नदी संस्कृति परियोजना जो है, इसके बारे में तो थोड़ा बताइए। लेकिन असली मेरा प्रश्न है कि आज का जो समाज है, आज हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए नदी और प्रदूषण उनके प्रोजेक्ट
स्कूल के प्रोजेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, उस समाज के लिए नदी कितना महत्वपूर्ण बचा रह गया है, नदी कितनी महत्वपूर्ण बची रह गई है कि हमको नदियों के बारे में जानना जरूरी है। वरुणा और रसी के बारे में जानना जरूरी है, आदि गंगा के बारे में जानना जरूरी है, पुणे के बगल में एक नदी है उनके बारे में, मीठी नदी के बारे में जानना जरूरी है। छोटी नदी है, गंगा यमुना तो हम लोग फिर भी धर्म के हिसाब से, या कावेरी या गोदावरी को हम समझ लेते हैं, लेकिन छोटी नदियां जो है, तो नदी संस्कृति कहाँ बची रह गई है, या फिर बस हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा और बहुत जरूरी सवाल है। आज इसको लगातार पूछे जाने की जरूरत है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी उत्सव में हम यही कोशिश कर रहे हैं। नदी उत्सव का जो मूल अवधारणा है वो ये है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, आप छात्र हैं, आप स्कॉलर हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप उसी फील्ड से, आप अपने उसी कला माध्यम से अपनी नदी की चिंता कीजिए। तो बस ये एक छोटी सी अवधारणा है जिसको लेकर विश्व नदी दिवस के मौके पर 3 दिन के लिए बहुत सारे नदी प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी जमा होते हैं आईजीएनसी में, और 3 दिन का वो नदी उत्सव होता है। उसका जो असर है वो ये हुआ है कि स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बनते हैं। और आप मानेंगे कि पिछले नदी उत्सव में हमने 1000 घड़े लाकर दिए बच्चों को, और बच्चों ने उन घड़ों पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग की। वो उन घड़ों को इतना खूबसूरत बना दिया कि लोग उसे हमसे रिक्वेस्ट कर करके अपने घरों पे ले गए उसे सजाने के लिए। तो कोशिश ये है कि बच्चे उस विषय से जुड़ें और नदी को सिर्फ ज्योग्राफी की किताब की तरह ना देखें कि एक नदी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ आकर किसी दूसरी नदी से मिलती है और यहाँ खत्म हो जाती है। नदी सिर्फ एक पॉइंट से शुरू होकर एक पॉइंट पे खत्म होने वाली धारा नहीं है, वो इससे बहुत बड़ी है। उसने हमारा समाज बनाया है, उसने वो एक, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि नदी का समाज कैसे काम करता है। आप मानेंगे कि वाटर एकमात्र न्यूट्रल थिंग है, पानी को हम कहते हैं एकमात्र न्यूट्रल थिंग है दुनिया में, और लेकिन नदी इस धारणा को झूठा साबित करती है। और नदी बताती है कि उसका फ्लोरा फोना क्या है, वो डिसाइड करता है कि वहाँ का समाज कैसे होगा। इसलिए जो मगरमच्छ नर्मदा में रह पाते हैं वे गंगा में नहीं रह सकते, और जो सूस गंगा और उसकी सहायक नदियों पे अटकेलियाँ भरती है वो कावेरी में नहीं रह सकती। तो नदी का फ्लोरा फोना और नदी का माहौल बहुत डिसाइड करता है कि वहाँ का समाज कैसा है। अच्छा, गंगा के किनारे आप 4 बार आपने यात्रा कर ली। मैं 4 बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक कोई आदमी, एक कहावत मैंने सुनी है कि कोई व्यक्ति किसी नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। हाँ। मतलब नदी तो बह जाती है। तो आप 4 बार गए उस पथ पर। गंगा नदी को सबसे ज्यादा खतरा किस बात से है? गंगा नदी को खतरा, उसको इस तरह से देखिए, नदी को तो खतरा देना शायद हमारा भोलापन है, जो हम सोचते हैं कि प्रकृति पर हमारा कब्जा हो जाएगा और नदी जिस दिन चाहेगी उस दिन सब समेट देगी। 2010 में कोसी में आपने देखा है कि नदी ने अपना 200-250 साल पुराना रूट वापस ले लिया। 2013 में केदारनाथ हादसे या उसके बाद हुए हादसे ये बताते हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन जो खतरा है, खतरा सबसे ज़्यादा है एक तरह से उसके क्या कहूँ, खतरा उस बात से है जब हम एक किसी चीज की, गंगा हमारी पहचान है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब हम उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू को मेंटेन नहीं कर सकते, उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू मांगती है कि आप लगातार अध्ययन करें, आप शास्त्रार्थ करें, आप तपस्या करें। ये चीजें मानती है गंगा अपने होने के लिए। वो उसकी हमारे अंदर कमी आ गई है, खत्म हो गई है। तो जब वो खत्म हो जाती है तो हम उसका गुणगान करते हैं। हमने उसके आध्यात्मिक वैल्यू के बजाय उसकी खूबसूरती पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो हमारी कोशिश अब नदी को खूबसूरत बनाने की है। हम चूल्हे चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, घाट बना रहे हैं, नदी को ठीक नहीं कर रहे। हाँ, तो उससे आपके घाट बनाना हमारे लिए बेहतर है, उससे नदी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। नदी हमारे बनाए शिव को नहीं पहचानती। हाँ। उसका शिव हिमालय है, वो उसके हिसाब से चलती है। तो बाकी वो हमारे बनाए मंदिरों की हालत जब चाहे तब जो है तहस नहस कर देगी। तो गंगा को सबसे बड़ा खतरा इस गलत नरेशन से है और इस समाज से है। कैसे लालची समाज, जिसके लिए गांधी जी ने कहा था कि
प्रकृति के पास तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा संसाधन है, पर हमारी लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। तो मैं एक अध्याय से गुजरा था विहंगम में, वो आपने लिखा है कि लोक कथाओं के खलनायक। उन लोक कथाओं में जो खलनायक कौन है वो? लोक कथाओं के खलनायक से मतलब वो एक विल्सन की कहानी है। हाँ। और विल्सन एक अंग्रेज था जिसने एक तरह से टिहरी के जंगलों पर एक तरह का राज किया, बेताज बादशाह बना। इतना पैसा कमाया उसने पूरा जंगल काट करके, टिहरी के राजा को उसने लोन भी दिया और वो कहीं ना कहीं राजा से बहुत बड़ा था। लेकिन उसकी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, एक भावनात्मक पक्ष भी है। वो एक दलित लड़की से प्रेम कर रहा है, उससे शादी कर रहा है और एक उसने पूरा अपना एम्पायर बनाया हुआ है। तो लोक विश्वास, लोक परंपराएं, जातिवाद, राजा, व्यापारी, इन सब को लेकर एक वो पूरा कथानक है जो विलियम के जीवन में चला पूरी तरह से। और एक तरह से वो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसने हिमालय के लोक गान में अपनी जगह बना ली। विलियम कहीं ना कहीं वहां के लोक गान में एक शैतान की तरह दिखता है, कहीं जादूगर की तरह दिखता है, कहीं वो एक राजा की तरह दिखता है। हाँ। और तो सभी लोग उसको अपने तरह से थोड़ा सा देखते हैं और एक वो वैसा शेडी कैरेक्टर है। लेकिन वो गंगा पथ के समाज को बहुत अच्छी तरह समझाता है, उसका जीवन जो उसने गंगा के किनारे व्यापार किया और सारी चीजें की। पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंताएं हैं लोगों में कि भाई गंगा को जो है बांध से दिक्कत है या पन बिजली परियोजनाएं हैं उनसे दिक्कत है, परेशानी है। गंगा उससे अविरल और नहीं रही और निर्मल नहीं रही हरिद्वार के बाद। तो विकास और पर्यावरण, विकास नहीं होगा, बिजली नहीं होगा तो आप मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और पर्यावरण नहीं रहेगा तो मोबाइल चार्ज करके करेंगे क्या? आप ही नहीं रहेंगे। तो पर्यावरण और विकास, इन दोनों के बीच में एक जो पतला धागा है, पतली सी रस्सी है, उस पर कैसे चलेंगे, कैसे संतुलन साधेंगे? बस वो यही आपके सवाल में ही उसका जवाब छुपा हुआ है कि वो पतला धागा है और सरकार और समाज दोनों ही उस पतले धागे को न देखना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ छोटे छोटे। पन बिजली परियोजनाएं पहले भी थी, बहुत सारे झरने जो प्राकृतिक रूप से गिरते हैं हिमालय में, उनके नीचे ही टरबाइन लगा देने से वो जो है बिजली पैदा करती थी छोटे स्तर पर। लेकिन जब टनल बने और ऐसे ही आटा चक्कियां भी चलती थी इसी तरह से, उसके नीचे टरबाइन लगा देने से आटा चक्कियां भी काम करती थी। लेकिन जब वो जो धागा, महीन धागा है, उसको मोटा करने की जरूरत पड़ी कि नहीं और चाहिए और चाहिए, इस और का कोई अंत नहीं है। जो जिस गांधी जी के जिस वाक्य की आपने बात की वो यहाँ फिट होता है। तो जब नदियों को टनल में डालना शुरू किया तो वो ये जो प्राकृतिक स्वतः थे ये इन्होंने रूट चेंज कर लिया, ये सारे के सारे पहाड़ के अंदर हो गए या डिस्टर्ब हो गए पूरी तरीके से। इसका एक खूबसूरत उदाहरण मैं आपको दूं कि बहुत पहले 2-3 बार इस तरह के प्रैक्टिकल हुए हैं। भागीरथी से जो भागीरथी के पास उत्तरकाशी से ऊपर की तरफ से कुछ उसमें प्लास्टिक के बैलून और बोतलें इस तरह से नदी में डाली गई और वो ऊपर ऊपर तैरेंगी, उनको छोड़ा गया। हमने वो देखा कि वो बहकर टिहरी तक नहीं पहुंची। अब पानी टिहरी तक तो आ रहा है, वो गई कहाँ? वो जा कहाँ रहा है पानी? जब 2001 में टिहरी बांध बनना शुरू हुआ तो एक सरकारी बयान ये था कि 1 साल में बांध भर जाएगा, उसके बाद पानी छोड़ देंगे। जब पानी भर गया, पूछने वाला था आपसे, जब पानी भर गया तो कोई पॉइंट ही नहीं उसको रोकने का, टरबाइन भी चलता रहेगा, वो हो जाएगा। 2001 से आज लगा लीजिए 26 साल हो रहे हैं, वो बांध आज तक भर ही नहीं पाया पूरा। पानी जा कहाँ रहा है सोच के तो देखिए। वो पानी उस धूसर पहाड़ों में अंदर की तरफ जा रहा है, वो पहाड़ अपने पास उस पानी को इकट्ठा कर रहा है। जितना आप मेंटेन कर रहे हैं ठीक है। टिहरी आज तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बिजली नहीं बना पाया। वो 2000 की उसकी कैपेसिटी है, वो कभी भी 600-700 से ऊपर बिजली जनरेट नहीं कर पाया। अभय जी, क्या हम एक वहां पर टाइम बॉम्ब बना रहे हैं, बहुत बड़ा परमाणु बम की क्षमता का टिहरी बांध में? क्योंकि विकासवादी लोग, जो पर्यावरणवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि टिहरी अगर कभी, और जब ये एक बड़ी खतरनाक बात आपने कही कि पानी अंदर जा रहा है क्योंकि भरा नहीं है। देखिए, जो लोग, अब सोशल मीडिया का दौर है, जब रील पर
इतने बड़े युद्ध को लोग एंजॉय करते हैं कि ईरान ने ये कर दिया वाह वाह, इजराइल ने वैसे कर दिया वाह वाह, और जो उसको जब रील को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग इस बात को भी एंजॉय ही करेंगे। तो परमाणु बम, टाइम बम कह देना, भगवान करे आपकी बात असत्य साबित हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो पानी है, ये इकट्ठा जो पानी हो रहा है पहाड़ में, जा कहाँ रहा है? और किसी दिन हिमालय ने सारा पानी एक साथ आपको वापस कर दिया तो ये जाएगा कहाँ और आएगा कैसे? तो वैज्ञानिकों का अपना अनुमान है, शोधार्थियों का अपना अनुमान है कि सारा पानी यदि एक साथ निकला टिहरी का, तो मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये शहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे और दिल्ली का ज्यादातर हिस्सा डूब में आ जाएगा। ये तो प्रारंभिक आंकड़े हैं जो हमेशा से आशंका जताई जाती रही है। लेकिन मैं अगेन, ये बात आपकी सच है कि बिजली तो चाहिए, पर वो किस कीमत पर चाहिए? हमको उसका C2C निकालना पड़ेगा। जब आप नौकरी करते हैं तो कंपनी आपको C2C देती है कि आपको ये कास्ट टू कंपनी पड़ेगा। हम बांधों की या बिजली की कास्ट टू कंट्री नहीं निकाल पाते कि ये है क्या, इसकी कास्ट टू कंट्री क्या है। अच्छा। तो वो बहुत महंगा है, क्योंकि जब हम उसको काउंट करते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि टनल में जाएगी तो बैक्टीरियोफेज मर जाएगा, उसका कोई भी, उसका जैव विविधता नहीं बच रही है, उसके उसमें उसको सर्वाइव करने के लिए पानी जो है, पानी की क्वालिटी आप टीवी से निकलते ही देखिए, एक हफ्ते में गंगा जल में कीड़े पड़ जाते हैं, जबकि हमारी एक असीम मान्यता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। तो अब गंगा जल लेने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि यदि आपको गंगा जल चाहिए जिसे आप घर में रखते हैं, तो आपको गंगोत्री जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ जाना पड़ेगा और ऊपरी धारा से लाना पड़ेगा। आप हरिद्वार के नीचे से गंगा जल लाएंगे, वो गंगा जल आपके घर में टिकेगा नहीं। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखिए सही बात है, जो गंगा जल जिसके लिए कि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में 4 बूंद गंगा जल उनको वैतरणी पार करने में, वैतरणी भी एक नदी है बाय द वे, अन्यथा फिर हम वही हो जाएगा कि हम पॉलिसी मेकर्स की भाषा में बात करेंगे। दिल्ली वाले इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं, वो गंगा जल और गंगा वाटर में फर्क करना जानते हैं। उन्हें पता है कि जो पूजा स्थल पर रखा है वो गंगा जल है, जिससे हम फ्लश करते हैं वो गंगा वाटर है। तो वो दोनों को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो वो बिंदास तरीके से गंगा वाटर को फ्लश करते हैं और गंगा जल को ऊपर से कहीं ले आते हैं, क्योंकि ताकतवर शहर है दिल्ली, ये कर सकता है। तो आपका इशारा है कि इसमें कारोबार छिपा हुआ है कि आप उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों से गंगा जल बोतल में बंद करके पूजा में बेचें, जो बिक रहा है थोड़ा बहुत। अब वो हमेशा से बिक रहा है, लेकिन वो एक मजबूरी भी है। और हमारे यहाँ क्या मान्यता थी कि कांवड़ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, कांवड़ जब शुरू हुआ, कांवड़ का जो प्रारंभिक जो मेरी समझ है वो ये थी कि सावन के महीने में जब आपकी लोकल वाटर बॉडीज थोड़ी सी प्रदूषित हो जाती है लगातार बारिश के कारण, तो गंगा की इतनी मान्यता है कि आप जाएंगे, गंगा जल भरेंगे और आप उसको अपने कंधे पर रखकर लेकर आएंगे अपने गांव में और अपनी लोकल वाटर बॉडीज में, तालाब में, कुएं में उस गंगा जल को डालेंगे ताकि वो पूरा प्योर हो जाए। और बचे हुए जल को आप जो है अपने शिव पर जो स्थानीय मंदिर है उस पर चढ़ा देंगे। तो ये जो वाटर बॉडी है, कुआं है, तालाब है, ये तो हो गया साइड, और यहाँ तक कि शिव भी साइड हो गए। अब हो गया बीच का ढोल धमाका। अब कांवड़ जानी है तो कांवड़ का एक जो है पूरा, कांवड़ एक संस्था बनी, कांवड़ पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल काम कर रहा है, उसमें राजनीति भी है, उसमें कॉर्पोरेट घुसा हुआ है, उसमें CSR फंड घुसा हुआ है। कांवड़ के अंदर इतनी ज्यादा लेयर बन गई है, बहुत अजीब तरीके का गड्ढम गड्ढ हो गया है कांवड़। तो वो लेकर आएंगे, कितना बड़ा डीजे है आपका, डाक कांवड़ चल रही है, गंगोत्री से पानीपत पहुंचने का समय 40 घंटे, या भोले की मर्जी, वो लेके दौड़ेंगे। चलने वालों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो उसको लेके चल रहे हैं, उनकी आस्था पे कोई सवाल नहीं, वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि वो किस चीज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वो उनमें से कोई भी जाकर अपने लोकल वाटर बॉडी की चिंता नहीं करता है। वो एक दिखावा है समाज में, एक वर्ग के लिए। भीड़ जिस चीज को लेकर एक तरह का आत्मविश्वास अनुभव करती है कि मैं भीड़ में हूं, मेरे साथ कांवड़, ये इतने लोग हैं, तो मेरे लिए पुलिस वाला जगह बना रहा है। ये जो फील है, ये बहुत ज्यादा हावी हो गया है। तो शिव पीछे हो गए हैं, जब गंगा जल पीछे हो गया है, वाटर बॉडीज पीछे हो गई है, डीजे आ गया, ये आगे हावी हो गया है। उसमें आप देखेंगे कि तिरंगा झंडा लेकर के चल रहे हैं, तो हमने उसमें देशभक्ति को डाल दिया, थोड़ा राजनीति डाल दी है, क्योंकि उससे कुछ लोगों का राजनीतिक हित सकता है अच्छी तरह से। मतलब अदरक वाली चाय की तरह, थोड़ा अदरक भी है, चाय पत्ती भी है, दूध भी है। हाँ, तो आप जब चिंतन नहीं कर सकते हैं तो फिर इस पर आपका समाज निर्भर करता है कि आप नारे कितनी तेज लगाते हैं। तो हम इसी दौर में जी रहे हैं, नारे लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए, जोर जोर से लगाइए, और गंगा और शिव को भूल जाइए। बहरहाल
मैंने सुना है कि कानपुर के तरबूज बहुत लाल होते हैं और सब्जियां बहुत ज्यादा हरी होती हैं। आपकी किताब में लिखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों होता है ऐसा? क्या साजिश है, क्या राजनीति है, या फिर क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण, कानपुर को कहा गया कि ब्रह्मा जी की खोटी वहां पे गड़ी है तो बिठूर के पास, तो शायद इसलिए कुछ ज्यादा हरी होती है सब्जियां? क्या रीजन है? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। बिठूर मुझे पूरे गंगा पथ का जो है, दो शहरों का नाम लूंगा, बिठूर और मुंगेर। मुझे ये दो शहर गंगा पथ के सबसे अभागे शहर दिखते हैं, क्योंकि इन दो जगहों पर ही सबसे ज्यादा एक तरह से मैं इनको सबसे ज्यादा सुनहरे शहर मानता हूँ। और जब कभी भी बड़ी जो ऋषि बैठकें हुई, बड़े शास्त्रार्थ हुए, वो बिठूर में हुए, और जो बड़ी राजनीतिक बदलाव हुए उसकी साक्षी मुंगेर बना। और ये बहुत खूबसूरत जगह हैं दोनों। समय के साथ ये बिगड़ती चली गई पूरी तरह से। और जो सब्जियों और तरबूज की आपने बात की, उसका उदाहरण आप दिल्ली में ही देख सकते हैं। हम आप या प्रधानमंत्री, सभी लोग वही सब्जी खा रहे हैं, सभी लोग जहर ही खा रहे हैं। मुख्य तौर पर जब वो निकाला जाता है सब्जियों को, तो वहीं यमुना पुल के नीचे ही कभी भी जाके देख लीजिए, वो नाला पड़ा रहता है, बहुत काला सा पानी रहता है, उसी से वो ब्रश से रगड़ देते हैं। और मैंने सब्जी वाले का कहा कि क्यों इतना ज्यादा काले पानी से इसको धो रहे हो? वो कहा भैया लोग लेते ही नहीं है सफेद ना हो मूली, तो वो जो है उनको चाहिए। तो हम ऐसे ही हो गए हैं, हमें चमक चाहिए ही उसमें। और कानपुर और के आसपास का जो उन्नाव साइड का जो इलाका है, वहां पर जो खेती होती है, खासतौर पे जो इसको खेती लगाई जाती है तरबूज की, ककड़ी वगैरह की, इसमें टिंडरिस का पानी और वो जो गंदा पानी आता है, ये जानबूझ के भी उधर फैलाया जाता है। काली नदी जहाँ मिलती है, कन्नौज अन्नौज के एरिया में आप देखेंगे, कन्नौज के आसपास के एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर ये पानी उपयोग में आता है। तो ये जो प्रदूषित पानी होता है, ये उसको बहुत तेज एक तरह से ये समझिए कि आप किसी अनमेच्योर पे हेवी हार्मोन लगा दीजिए तो वो एकदम बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ेगा, चटक हरा रहेगा, चटक लाल रहेगा, और उसमें स्वाद नहीं रहेगा, और वो बहुत नुकसान करता है। लेकिन बाजार में बिकता है, लोगों को यही पसंद है। कैडमियम की वजह से, कैडमियम जो हेवी मेटल है, जो टेनरीज में चमड़ा साफ करने के लिए यूज बिल्कुल होता है, उसकी वजह से सब्जी का रंग जो है, तरबूज ज्यादा लाल होता है। खैर, देखने में खूबसूरत हो जाता है। गंगा के प्रदूषण की बात करते हैं। गंगा जो है वो, राजीव गांधी की सरकार आई तो एक GAP, जो बाद में गैप हो गया, गैप 1 और गैप 2 आई, बहुत पैसा दिया, 20,000 करोड़ रुपए उस जमाने में दिए थे राजीव गांधी ने की सरकार ने। राजीव गांधी ने तो नहीं दिए थे, उनकी सरकार ने पास किया, कैबिनेट ने। फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने भी नमामि गंगे मिशन शुरू किया, उसमें भी बहुत सारा पैसा। आपने कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा है, इस किताब में तो नहीं है शायद, कि अगर पैसों से गंगा साफ होनी होती तो राजीव गांधी साफ कर ले गए होते। ये आपकी लाइन है। हाँ बिल्कुल। क्या गैप के कामयाबी में कौन सा गैप रह गया? बहुत बहुत साधारण है। मैं इसको लेमैन की भाषा में समझाऊं तो देखिए, पैसे की कमी नहीं है इस देश के पास, पैसे की कमी नहीं है। जब लोहारी नागपाला आंदोलन चल रहा था, और लोहारी नागपाला आंदोलन के समय जब एक बड़ी बैठक हुई जिसमें वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी शामिल थे, और NTPC का वो टनल था, और GD अग्रवाल अनशन पे बैठे हुए थे। NTPC ने प्रणब मुखर्जी से कहा कि इस पर पहले से 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो प्रणब मुखर्जी ने 2 मिनट में मीटिंग खत्म कर दी, ये कहते हुए कि इस देश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैंने आपको 600 करोड़ माफ किया, परियोजना को बंद कीजिए। और उस दिन से लोहारी नागपाला में ताला लग गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, गैप हो, गैप 1, गैप 2 या नमामि गंगे जो परियोजनाएं हैं, पानी की तरह पैसा बहाकर भी आप पानी बना नहीं सकते, पानी को सिर्फ बचा सकते हैं। इतनी सी बात है जो सरकारें या उससे जुड़ी संस्थाएं समझने को तैयार नहीं है। सरकारें नदी को पैसा देने को तैयार हैं, पैसा लीजिए, 20,000 करोड़ लीजिए, 30,000 करोड़ लीजिए। नदी कहती है पानी दे दीजिए, पानी हम उसको दे नहीं सकते। पानी दे नहीं सकते। तो नदी पानी मांगती है, हम उसको पैसा देते हैं, जितनी बार पानी मांगती है हम उतनी बार उसको पैसा देते हैं। उस पैसे का वो करेगी क्या?
तो बहुत सीधी सी बात है, पानी को तो आप बचा ही सकते हैं, पानी बना नहीं सकते। हाँ। उसके मैनेजमेंट का सारा मामला है। हाँ। तो गैप में भी यही हुआ और नमामि गंगे में भी यही हो रहा है। हम पैसा खर्च कर रहे हैं और चूंकि पैसा पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उससे पानी नहीं बन पा रहा है, तो फिर हम घाट बना दे रहे हैं, मंदिर बना दे रहे हैं और साफ सफाई की गतिविधियां कर दे रहे हैं घाट के किनारे ऊपर। अच्छा, एक और सवाल जो थोड़ा जज्बाती है सवाल, कि जब भी मैं जब यमुना के पार रहता हूँ दिल्ली में, तो मैं जब यमुना के पार से यमुना पुल पार करता हुआ आता हूँ, तो मैंने देखा है कि सरकार ने, जाहिर है सरकार ने ऊंची ऊंची जालियां लगा दी हैं कि आदमी पूजा के फूल न फेंक सके। जी। पूजा के फूल फेंकने से नदी कितनी गंदी होती है? अगर हम उसको कई टन फूल भी मान लें, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में हर व्यक्ति अपने पूजा के फूल उठा करके यमुना में विसर्जित करने ले जाता होगा। फिर भी यमुना में पूजा के फूल फेंकने से यमुना कितनी गंदी होती है, या गंगा में पूजा के फूल फेंकने से गंगा कितनी प्रदूषित? हाँ, मुझे मतलब मंजीत जी बहुत खुशी है कि आपने दिल्ली वालों की तरफ से सवाल पूछा है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि प्रकृति कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं करती। और यदि हम सनातनी हैं और हम गंगा के धरती पर आने की कहानी पर विश्वास करें, तो गंगा आई ही इसलिए थी कि आप उसमें अस्थि विसर्जन कर सकें। अब समस्या ये आ रही है कि हमने उसके बहाव को रोक दिया है। तो बहाव को रोक देंगे तो हर चीज नुकसान करेगी, अन्यथा उस पर फूल फेंकने से, उसमें कोई भी पूजा सामग्री डालने से वो कभी भी हार्मफुल नहीं होता है। और पूरा डाटा भी यदि आप निकालेंगे तो 2.5% के आसपास रिलीजियस वेस्टेज है जो नदियों में जाता है, और आपका करीब 11% के आसपास इंडस्ट्रियल वेस्टेज है। बाकी कुछ 88% के आसपास हमारे आपके घर का मलमूत्र है जो नदियों में जो है जाता है। अब दिल्ली की यमुना के संदर्भ में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि आज कुछ ऐसा तय हो, कुछ ताकतवर सरकारें ये डिसाइड करें कि अब इसी समय से एक भी नाला यमुना में नहीं गिरेगा और दोनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें उठा दें, तो होगा ये कि यमुना दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि यमुना में पानी नहीं है। यमुना दिल्ली में जो नजर आती है वो हमारे आपके घर के सीवेज से ही नजर आती है। यदि आपने वो हटा दिया तो वो सिर्फ एक खाली दलदली मैदान होगा। यमुना के पास उसका पानी नहीं है, उसके पास उसका पानी आ ही नहीं रहा है। हथनी कुंड बैराज से बहुत नाम मात्र का पानी जो आगे बढ़ता है, और ये जो साहिबी नदी जिसे नजफगढ़ नाला कहते हैं, वो मिलकर आता है और हमारा आपके घरों से निकला हुआ सीवेज होता है जो यमुना को देखने लायक बनाता है। तो यमुना की स्थिति ये है। उसको आप देखने लायक मान रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि वो नजर आती है हमको। अच्छा। उसी से नजर आती है। ये जो नालों को लेकर लोग कहते हैं ना, हाँ। नालों का गणित समझने की बड़ी जरूरत है। नाला हमेशा से विलेन नहीं था। हाँ। आप पुरानी कहानियां या लोकोक्तियां या हमारे लोकगान में देखिए, नदी के साथ नाले को जोड़ के बोला जाता था, नदी नाले। असल नाला जो है वो नाली नहीं है, बिल्कुल। नाला छोटी नदी का तो जो बरसाती पानी को नदी तक लेकर जाए वो नाला था। हमने नदी को अलग कर दिया, नाले को अलग कर दिया। नाले को हमने रखा नेगेटिव कैटेगरी में, नदी को रखा पॉजिटिव में। वो दोनों एक साथ थे, उनको अलग अलग कर दिया। ऐसा लगता है कि नाली पतली वाली है और नाला थोड़ा चौड़ा है। हाँ, दोनों में हाँ, ये मान लिया। 10 नालियां एक जगह मिल जाएंगी तो वो नाला हो जाएगा, फिर नाला नदी में चला जाएगा। तो नाले को समझने की जरूरत है, नाले की गलती नहीं है। नाले को हमने अपने घर का सीवेज उसमें डाल दिया। हाँ। और अब जो है नाला, चूंकि अब इतना नेगेटिव हो गया कि नाला ही हो गया है पूरी तरह से। छठ के आसपास एक वीडियो जरूर वायरल होता है, और सरकार, दिल्ली की जो सरकार, जिस भी मुख्यमंत्री की सरकार हो, एक काम जरूर करती है कि यमुना के पानी में कुछ ऐसा केमिकल स्प्रे करती है ताकि उसका झाग मिट जाए। और झाग का लोग फोटो वीडियो वगैरह बनाते हैं, कहते हैं देखो ये तो हम लोग साइबेरिया में पहुंच गए या कहीं और पहुंच गए। वो कुछ कहीं से झाग नहीं आता है, वो हमारे आपके बाथरूम से आता है। जो हम शैम्पू लगाते हैं दिल्ली में जो खपत है वहीं से आता है। उसका बहुत इंटरेस्टिंग गणित है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। दिवाली के बाद छठ होता है। हाँ। अब ये एक सिस्टम है। हरिद्वार में आप देखिए हर की पेड़ी बनी हुई है। हर की पेड़ी मूल नदी नहीं है, हर की पेड़ी एक नहर है जो दिल्ली को पानी पिलाने के लिए बनाई गई है। मूल धारा उससे दूर है। अब ये एक अलग विवाद है कि यदि नहर बनाई गई है आदमियों के द्वारा तो वहां विष्णु पग कैसे आ गए कोने में। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, आस्था की बात है, आप उसको वो करिए। पर ये जो नहर से जो पानी आता है दिल्ली तक, ये जो नहर है साल में एक बार सफाई के लिए बंद की जाती है।
और इसका एक सिस्टम है कि दिवाली के ठीक पहले इसको बंद किया जाता है और 3-4 दिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के हाथ में इसका मेंटेनेंस है। 3-4 दिन इस नहर की पूरी तरह से सफाई होती है और उस दौरान ये जो दिल्ली तक आने वाला पानी है, एक गंगा यमुना का संगम हमने दिल्ली में भी करके रखा है। हाँ। जो गंगा का हम पानी खींच के लाते हैं जबरदस्ती यहाँ छीन कर दिल्ली के लिए, उसको हम यही यमुना में मिलाते हैं और बीच में से सेटअप करके फिर हम उसको ज्यादातर पूर्वी दिल्ली में हम पानी के उसको पीने के लिए सप्लाई करते हैं। और ठीक दिवाली के बाद जब नहर का सफाई का काम पूरा हो जाता है, वो नहर को चालू, हर की पैड़ी को चालू कर दिया जाता है उस नहर को, और ऐसा उसका एक मैकेनिज्म है कि इतना समय लग करके पानी दिल्ली तक आ जाएगा और ठीक उस समय पानी आ जाता है और ठीक छठ की नहान के पहले पानी कंपेरेटिवली ठीक हो जाता है। और ये जो झाग आप बता रहे हैं, ये जो सोनीपत पानीपत की फैक्ट्रियां हैं, इनका जो लगातार आने वाला डिस्चार्ज है वो है। एक दो बार क्या हुआ, एक कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, खास तौर में कोविड के समय केजरीवाल सरकार ने लोगों से अपील की कि छठ में घर में ही करिए, कठौती में ही गंगा करिए और घाट पर मत आइए। वो भूल गए कि धार्मिक गतिविधियां सरकार के आग्रह से नहीं चलती, वो तो अपना ही एक उनका पावर है, वो उस हिसाब से ही चलती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व युद्ध के समय ये आशंका थी कि जापान प्रयागराज पर हमला कर सकता है कुंभ के समय। हाँ। तो अंग्रेज सरकार ने सारी बसें बंद कर दी, सारे रास्ते बंद कर दिए कि लोग वहां ना पहुंचे। और उसके बाद भी गजेटियर कहता है कि पिछले मौनी अमावस्या से भी दुगने लोग स्नान करने पहुंच गए नाव में चढ़ के, रेलगाड़ी से, पैदल, कैसे भी। तो लोग और लोक की जो आस्था होती है वो ये आपकी सारी पॉलिसी से और आपकी सारी समझ से और ग्लोबल सिचुएशन से बहुत ज्यादा प्रभावित होती नहीं है, उनका अपना होता है। तो खैर लोग आ गए वहां। कोविड के समय टनल जो है बंद थी, वो कैलकुलेशन गड़बड़ा गया था, चालू नहीं हुआ था, यहाँ से वो पूरा आ ही रहा था, सीवेज पानी गंदा ही गंदा था। तो वो जो झाग जरूरत से ज्यादा उठकर ऊपर आ गया। हाँ। और बाकी काम सोशल मीडिया के कैमरों ने कर दिया। तो उससे ये हुआ कि इतनी बुरी हालत है। हाँ। मैं बुरी जिम्मेदारी से मानता हूं कि कोई भी सरकार हो दिल्ली में, हाँ। सभी सरकारें यमुना के सफाई को लेकर अपनी कोशिशें करती हैं। किसी की कोशिश हमें दिखती है, किसी की नहीं दिखती, वो हमारे चश्मे पे निर्भर करता है। तो कोई कोशिश हमें दिख रही है, कोई नहीं दिख रही है। बाकी मुझे मालूम है कि हम 5 साल बाद फिर हम चर्चा कर रहे होंगे कि यमुना साफ क्यों नहीं हुई, उसके 5 साल बाद भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम पिछले कई 5 सालों से यही कर रहे हैं। तो यमुना एक अलग जो है वो मुद्दा है, वो वैसा एक चलते रहने वाली चीज है। यमुना मुद्दा है दिल्ली के लिए, इसी तरह हर जो बड़ा शहर है उसकी अपनी अपनी नदियों का मुद्दा है। पुणे का मूसा और ऐसी नदियों की का अपना है, मीठी नदी एक मुद्दा है, कलकत्ता में आदि गंगा एक मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो कुछ खास पढ़े लिखे लोगों तक है, जिनके लिए लोक और आस्था, जिसका जिक्र अभय मिश्र कर रहे थे, के अलावा नीति निर्धारकों तक है। आम जनता तो वो देखती है जो सामने उसको दिखता है, और आम जनता में जागरूकता कैसे आएगी ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नदियां नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं रहेंगे। ये बात मैं भी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि फिर पीने के लिए आपको पानी आयात करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 22 करोड़ लीटर पानी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों, दिल्ली एनसीआर को पिलाने के लिए लाते हैं असल में। तो पानी चाहिए तो नदी बचानी होगी, और अगर नदियां बचानी है तो जागरूकता लानी होगी। जागरूकता के लिए कुछ ऐसी किताबें आती हैं, आप भी दिखा दीजिए सर। विहंगम एक गंगा को लेकर के जागरूकता बढ़ाने वाली बहुत शानदार किताब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसको कई बार पढ़ा है, और गंगा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो है इसलिए मन में आए। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी, और उम्मीद है कि ये इन किताबों की श्रृंखला का और भी इसमें जो है किताबें आती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और इस पर एक अच्छी चर्चा हुई। और ये एक अच्छा प्रयास है, लगातार लोग लिख रहे हैं नदियों पर, और पता नहीं मुझे अभी ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि, लेकिन हमारे साथी मंजीत जी की भी किताब गंगा पर, और सो बहे जो बहे सो गंगा, जो बहे सो गंगा, और बहुत जल्दी आपके हाथों में होगी। और गंगा को लेकर एक अलग तरह का उनका चिंतन है, और पर्यावरण को लेकर एक थोड़ी सी उनकी समझ पर्यावरण को लेकर एक सीधी आम आदमी वाली समझ है, और लठैत वाली बात वो करते हैं, सीधा बताते हैं कि ये करिए और ये करिए।
तो इस तरह की जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पॉलिसी में रुचि नहीं है, जिन्हें बहुत ज्यादा डाटा में रुचि नहीं है, जो सीधे मुद्दे की बात करना चाहते हैं, वो मंजीत जी की किताब को पसंद करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया। तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला, मैंने विहंगम दिखा, इन्होंने बहे सो गंगा की बात की। खैर, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही किताब पर चर्चा करने के लिए। अभय मिश्र का बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो यहाँ आने के लिए, दूसरा विहंगम और दर दर गंगे जैसी किताबें लिखने के लिए, और इनके प्रकाशकों का धन्यवाद कि पर्यावरण जैसे मुद्दे जिसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं माना जाता है कि बाजार में बिक्री होगी और उससे कुछ बेस्ट सेलर जैसा मामला होगा, लेकिन मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर समाज का जो पढ़ा लिखा सोचने वाला विचारक तबका है वो विचार करता है। अभय मिश्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर किताब लिखने के लिए, और हमारे दर्शकों का और संभावित पाठकों का बहुत धन्यवाद कि इस किताब को खरीद कर पढ़ें और अपने परिवारजनों को और खास करके आने वाली जनरेशन को जरूर पढ़वाएं। आज किताबों की दुनिया में इतना ही। दीजिए इजाजत मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।